नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। लगातार 5 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में खरीदारी लौटी। निफ्टी 158 अंक चढ़कर 24,339 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 450 अंकों से ज्यादा की तेजी रही। कैसा रहा बाजार में एक्शन, बता रहे हैं अंश भीलवाड़। तो निफ्टी फाइनली हमें हरे निशान में नजर आया। 5 सेशन से लगातार इसमें बिकवाली चल रही थी, लेकिन अगर चार्ट पे देखा जाए तो ये जो 24,350 के आसपास का लेवल है, निफ्टी इसके ही आसपास पिछले 4 सेशन से घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज कंटिन्यू होते हुए नजर आती है। अब अगर दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात करें तो दोनों ही मिड कैप स्मॉल कैप भी हरे निशान में बंद हुए। 2 सेशन से ये भी लाल निशान में थे, अब हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। अब अगर सेक्टर इंडिसेस की बात की जाए तो ऑलमोस्ट सारे ही मेजर सेक्टर इंडिसेस हमें हरे निशान में नजर आते हैं। पीएसयू बैंक इंडेक्स देख ले तो 3.5% से भी ज्यादा की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया, जो कि टॉप सेक्टोरल परफॉर्मर भी था। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि मेटल ने 5 सेशन की लूजिंग स्ट्रीक को ब्रेक किया, ऑटो एंड रियल्टी ने 4 सेशन की लूजिंग स्ट्रीक को ब्रेक किया, तो आईटी ने 2 सेशन की लूजिंग स्ट्रीक को ब्रेक किया। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि फार्मा का तीसरा सेशन था लगातार खरीदारी का, तो एफएमसीजी का दूसरा सेशन था लगातार खरीदारी का। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिव सेशन था, जिसमें बहुत सारे इंडस्ट्रीज ने अपने लूजिंग स्ट्रीक को ब्रेक किया और निफ्टी अपने कंसोलिडेशन में कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। चले बढ़ते आगे और अब बात करते हैं कल के अहम ट्रिगर्स की। आखिर कल किन इवेंट्स पर आपको नजर रखनी है, मेरी सहयोगी रक्षा रावत इसके बारे में पूरी जानकारी दे रही हैं। जी, तो देख लेते हैं कि कल के लिए मार्केट के इंपॉर्टेंट क्यूज क्या होने वाले हैं, यानी कल आपको बाजार में कहाँ नजर रखनी है। बात कर लेते हैं भारतीय बाजारों की। तो कॉर्पोरेट एक्शन के तौर पे देखें तो मज़गांव डॉक में जो है वो डिविडेंड के लिए शेयर खरीदारी का कल आखिरी दिन होने वाला है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 29 अक्टूबर है। आईपीओ के लिहाज से बात करें तो इफकॉन्स इंफ्रा का यहाँ पे आईपीओ जो है कल उसका आखिरी दिन होने वाला है। ये आईपीओ 25 अक्टूबर को खुला था और कल इसका आखिरी दिन है। आईपीओ अभी तक 0.36 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, तो कल आप इसमें आखिरी टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं। कल निफ्टी कंपनियों के नतीजों की बात करें तो सिप्ला, मारुति सुजुकी, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेज और एल&टी यहाँ पर अपने सेकेंड क्वार्टर के नतीजे जो है वो जारी करने वाली हैं। कुछ और कंपनियों के सेकेंड क्वार्टर के नतीजों की बात करें तो मैरिको, कैनरा बैंक, प्रेस्टीज एस्टेट्स, हुडको, दीपक फर्टिलाइज़र, वोल्टास, एसबीआई कार्ड्स और बायोकॉन यहाँ पर अपने नतीजे जो हैं वो सेकेंड क्वार्टर के जारी करने वाली हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्यूज़ जिसमें आपको कल नज़र रखनी है। और याद रहे कल धनतेरस का शुभ पर्व भी है। शुक्रिया करेंगे रक्षा आपका इस अहम जानकारी के लिए। और चलिए अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जहां मेरे सहयोगी जिन्हें आपको बताएंगे कि आखिर किन शेयरों और सेक्टर ने लगाया मार्केट में एक्शन भरा पंच। जिन्हें नागर बताएं आखिर क्या है आज एक्शन भरा पंच। जी, तो बात करते हैं आज के 5 के पंच की। शुरुआत करते हैं बैंकिंग सेक्टर के आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट से। अगर हम देखेंगे तो रिजल्ट हमें अच्छे देखने मिले और मल्टीपल ब्रोकरेजेस नोट भी नजर आए। रिजल्ट पर अगर हम देखें तो एनआईआई में एक अच्छा 9.5% का ग्रोथ नजर आया है, वहीं पीपीओ में भी 17.5% का ग्रोथ नजर आया है। उसी के साथ हमारे पास एक नोमुरा का रोट है, जिन्होंने बाय रेटिंग को बरकरार किया, जो टारगेट प्राइस है उसको बढ़ाकर कर दिया है 1575 का। और उसी के साथ जेफरीज ने भी अपना बाय रेटिंग बरकरार रखा है, उनको जो टारगेट प्राइस है वो इंक्रीज़ करके कर दिया है 1550 रुपीज़ का। तो मल्टीपल ब्रोकरेजेस हाइक देखने मिला है आईसीआईसीआई बैंक में, तो डेफिनेटली इससे में तेज़ी भी देखने मिली स्टॉक में। आगे बढ़ के बात करते हैं इंडियन बैंक के रिजल्ट्स पर। यहाँ पे भी हमें काफ़ी दमदार नतीजे देखने मिले और करीब 10% से ज़्यादा हमें इंट्राडे मूव भी देखने मिला स्टॉक में। अगर हम एनआईआई की तरफ देखेंगे तो करीब 8% की ग्रोथ देखने मिली है, वहीं मुनाफे में 36% की ग्रोथ देखने मिली हुई है। वहीं प्रोविजंस अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर्स में प्रोविजंस जहाँ पर कंपनी के हमें बढ़ते हुए देखने मिले। इंडियन बैंक में हमें प्रोविजंस 6.6% से कम होते हुए नज़र आए हैं। और इसी का जीएनपीएस और एनएनपीएस की भी बात करेंगे तो वो भी लार्जली इंप्रूव होते हुए नजर आए। तो काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट इंडियन बैंक का देखने मिला। तीसरे स्टॉक की बात करेंगे तो वहीं पे ख़राब रिजल्ट्स पेश किए थे इंडिगो ने। अगर हम वीक रिजल्ट्स देखेंगे तो नेट लॉस कंपनी ने रिपोर्ट किया ये क्वार्टर 988 करोड़ का वर्सेस प्रॉफिट ऑफ 188 करोड़, तो एक काफ़ी बड़ा ड्रॉप देखने मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस नेट लॉस के साथ। तो वही मार्जिन्स की तरफ भी आप अगर नज़र डालेंगे तो 11% कंपनी ने मार्जिन्स रिपोर्ट किए वर्सेस 18.8, मतलब 11% वर्सेस 19% हो गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो काफ़ी बड़ा फॉल हमें मार्जिन्स पर भी देखने मिला। और उसी के साथ मल्टीपल ब्रोकरेजेस नोट भी देखने मिला। जेफरीज की बात करेंगे तो उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार जरूर रखी है, लेकिन जो टारगेट प्राइस है उसको कट करके कर दिया है
5,100 रुपीज़। वहीं कोटक ने भी अपना जो टारगेट प्राइस है बाय रेटिंग बरकरार रखे, लेकिन टारगेट प्राइस यहाँ पर भी उन्होंने कट करके कर दिया है 5,200 रुपये। बात करेंगे आज के चौथे शेयर की, तो मार्केट आज में हमें फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस आईटी कंपनी का एक अच्छे रिजल्ट्स देखने मिले। स्पेशली कंपनी का जो मार्जिन्स गाइडेंस है वहाँ पे जो बढ़ाया है वो स्टॉक में हमें काफ़ी पॉजिटिव मूव देखने मिला। अगर हम ओवरऑल रेवेन्यूज़ की बात करेंगे तो 7.5% ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखने मिला है। वही पैट में भी ओवरऑल 2% का ग्रोथ हमें नज़र आया है। वही कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है जो FY25 कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू गाइडेंस है, पहले कंपनी की थी 11.5 से 13.5 की, उसी को बढ़ाकर अब कर दिया उन्होंने 19.5 से 20.5%। तो काफ़ी बड़ा गाइडेंस में हमें उछाल देखने मिला है। उसी के साथ भी अगर आप शेयर प्राइस देखेंगे तो वहाँ पे भी 10% से ज़्यादा का एक बड़ा अपमूव इंट्राडे बेसिस पर नज़र आया था। लास्टली बात करेंगे RVNL की, तो ऑर्डर विन पर कंपनी में आज फोकस में देखी। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे से कंपनी को 186 करोड़ का ट्रैक्शन सब स्टेशन का ऑर्डर मिला है, जिसका जो टाइमलाइन है कंप्लीट होने का वो है 1.5 ईयर्स। शुक्रिया करेंगे जिन्हें आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, कल ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी मारुति अपने सितंबर तिमाही के नतीजे पेश करेगी। कैसे रहेंगे नतीजे, अनुमान के साथ जुड़ चुकी हैं सृष्टि शर्मा। जी सृष्टि, बताएं आखिर अनुमान क्या कहता है? जी, मारुति सुजुकी के नंबर्स की बात करें तो इस बार ज़्यादा उम्मीदें आप ना रखें, क्योंकि देखिए जो पैसेंजर व्हीकल सेल्स को लेकर जो भी चीज़ें चल रही हैं, जिसमें कि इन्वेंट्री को लेकर कुछ दिक्कतें हैं, साथ ही डिस्काउंट्स काफ़ी हाई पर हैं, तो ये सभी फैक्टर्स जो है प्ले इन करेंगे कंपनी के नंबर्स में। और इस बार की अगर हम सेल्स भी देखें तो साल दर साल जो है वहाँ पर 2% की गिरावट रही है और सिर्फ तिमाही दर तिमाही ही वहाँ पर 4% की बढ़त देखने को मिली है। तो सभी फैक्टर्स के चलते मारुति सुजुकी के नंबर्स में कुछ बहुत तोड़फोड़ नंबर्स की उम्मीद नहीं है। सबसे पहले अगर इनकी आय की बात करें तो वहां पे हम तिमाही दर तिमाही 5% की बढ़त देख सकते हैं। EBITDA के अनुमान में हमारा 4672 करोड़ ये नंबर आने की उम्मीद है। और मार्जिन सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे देखना, जहां पे 12.5% की मार्जिन की हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं। और आखिरी में प्रॉफिट फिगर में 3525 करोड़ हमारी उम्मीदें हैं। पर नंबर्स के अलावा सबसे अहम रहेगा मैनेजमेंट की कमेंट्री, क्योंकि सभी कंपनीज उस पर ज़्यादा रिएक्ट कर रही हैं। फेस्टिव सीजन सेल्स को लेकर क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं, कहाँ पे धीमापन आ रहा है, कौन से सेगमेंट में प्रेशर है, साथ ही साथ आगे देखें तो सेकेंड हाफ के लिए क्या कुछ एक्साइटमेंट है और साथ ही क्या कुछ सेल्स आउटलुक है। तो ये सभी चीज़ों पर मारुति सुजुकी की मैनेजमेंट की कमेंट्री पर नज़र रहेगी। पर नंबर्स के फ्रंट पे कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीदें आप ना करें। हाँ बिल्कुल सृष्टि, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और जो है खबर के सिलसिले में आपके पास लौट रहे हैं। सिप्ला के कल नतीजे आने वाले हैं, अनुमान की जानकारी आपके पास है, बताएं क्या कहते हैं अनुमान? सिप्ला के नंबर्स की बात करें तो ठीक ठाक नतीजे आते हुए दिखेंगे, क्योंकि देखिए यूएस सेल्स ले लीजिए या घरेलू बाजार, सभी पैमाने पे जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी ही रहने की उम्मीद है। ना कोई ज़्यादा बहुत तोड़फोड़ चीज़ें और ना ही कुछ निराशाजनक बात शायद सामने आनी चाहिए। अगर आय की बात करें तो वहाँ पे तिमाही दर तिमाही 5% की बढ़त की हम उम्मीद कर रहे हैं। कंपनी के EBITDA में भी उतना ही इजाफा हो सकता है, 5% का तिमाही दर तिमाही। पर मार्जिन्स को अगर आप देखेंगे तो हमारी उम्मीद है 25.7% कंपनी के मार्जिन्स रहेंगे। और आखिरी में प्रॉफिट फिगर में देखें तो 1218 करोड़ हमारी उम्मीद है कि सिप्ला घोषित करती हुई नजर आएगी अपने मुनाफे के फ्रंट पे। अगर यूएस बिजनेस की बात करें तो जी हाँ, वहाँ पे कुछ 4% की बढ़त ज़रूर आप देख सकते हैं साल दर साल। GREV लिमिट का कंट्रीब्यूशन शायद थोड़ा बढ़ते हुए नजर आए। वहीं अगर डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन की बात करें यानी घरेलू बाजार की, तो वहाँ पे डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद है। पर ये सभी के बावजूद मैनेजमेंट की कमेंट्री में खास तौर से ध्यान रखना है कि पेप्टाइड्स को लेकर और जी एल्बिट्रॉल में बढ़ते कंपटीशन को लेकर मैनेजमेंट का क्या कहना है। साथ ही कंपनी की जो फुल ईयर की जो गाइडेंस है, जो कि आप देखेंगे तो 24.5 से 25.5 के बीच में है, उसमें कुछ बदलाव होता है या नहीं, वो भी हम सिप्ला के मैनेजमेंट की तरफ से देखेंगे। पर फिलहाल नतीजों में ठीक ठाक नतीजे आने की उम्मीद करें। शुक्रिया करेंगे सृष्टि आपका इन तमाम अनुमानों को लेकर सामने आने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, कच्चे तेल में आज भारी गिरावट दिख रही है। क्या है वजह, बताने के लिए मेरे सहयोगी विश्व मोहन जुड़ रहे हैं। विश्व मोहन, बताएं आखिर क्या है इस गिरावट की वजह? देखिए, कच्चे तेल में करीब 6% की गिरावट दिख रही है। $72 के नीचे ब्रेंट क्रूड का भाव आ चुका है। सबसे बड़ी खबर तो यही है कि ईरान ने जो 1 अक्टूबर को इजराइल पे हमला किया था, उसके बाद इजराइल ने काफ़ी वक्त लिया और जवाबी कार्रवाई में सिर्फ
मिलिट्री जो साइट्स थे ईरान के उसी पर टारगेट किया गया है, ना ही किसी ऑयल इंफ्रा पे, ना ही किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर यह हमला हुआ है। इससे बाज़ार में जो सप्लाई रिस्क की जो चिंता थी वो ख़त्म हो गई है। और साथ ही अब ये भी कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई फ़िलहाल अगले कुछ दिनों तक तो कम से कम नहीं ही किया जाएगा। और इस वजह से लग रहा है कि डी एस्केलेशन की तरफ बाज़ार और मार्केट बढ़ रहा है। कभी भी बाज़ार में जब रिस्क प्रीमियम मिलता है जियो पॉलिटिकल कंसर्न की वजह से, तो वो प्रीमियम लंबे समय तक नहीं चलता है। और यही वजह है अब बाजार पूरी तरह से दिख रहा है कि डिमांड सिनेरियो किस तरह का। तो डिमांड पूरी तरह से वीक नज़र आ रहा है, चाहे वो यूरो जोन के डेटा हो, यूएस के डेटा हो, और चाइना के डेटा तो ऑलरेडी कमज़ोर है। दुनिया का टॉप इंपोर्टर है चाइना, वहाँ लगातार हर क्वार्टर दर क्वार्टर, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आप देख रहे हैं वहाँ पे क्रूड ऑयल का इंपोर्ट भी कम हो रहा है, रिफाइनरीज की भी डिमांड कमज़ोर है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कमज़ोर है। भले ही वहाँ पर राहत पैकेज लगातार अनाउंस हो रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा वहाँ पर इकोनॉमी को अभी तक नहीं मिल रहा है और डिमांड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। अब बात आती है कि ओपेक प्लस का स्टांस क्या होगा। हालांकि ओपेक प्लस ने अक्टूबर से वो पार्शियली उत्पादन को बढ़ाने वाले थे, वो उसे बढ़ाकर जो टाइमलाइन थी उसे दिसंबर तक ले गए कि दिसंबर से वो उत्पादन बढ़ाएंगे। मान लीजिए अगर दिसंबर से वो नहीं भी बढ़ाते हैं, उस टाइम लाइन को आगे भी ले जाते हैं, लेकिन कई सारे ओपेक प्लस के मेंबर्स हैं जो उनकी बात नहीं सुनते हैं, वो अपने कोटा से अधिक दूध उत्पादन करते हैं। एक और बात, कई सारे ऐसे मेंबर्स कंट्रीज़ हैं जो ओपेक प्लस के भी और ओपेक प्लस के बाहर भी वो हेवी डिस्काउंट दे रहे हैं। पहले रूस की तरफ से हेवी डिस्काउंट क्रूड ऑयल बायर को दिया जा रहा था, अब उससे भी ज़्यादा डिस्काउंट वेनेजुएला की तरफ से दिया जा रहा है। अभी इसी हफ्ते की बात है, मैं एक रिपोर्ट का मैं हवाला देते हुए कहता हूँ कि एक बड़े इंडियन बायर ने, यहाँ के जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ने वेनेजुएला से भी क्रूड ऑयल खरीदा है। तो कुल मिलाकर आपको सस्ता क्रूड भी मार्केट में विकल्प कई सारे मौजूद है, जो भाव है उससे भी ज़्यादा डिस्काउंट पे मौजूद है। डिमांड है नहीं, रिस्क प्रीमियम कब तक टिकेगा जब तक आपके पास डिमांड नहीं होगा। तो ये जो तेज़ी है, अगर नॉर्मल सिचुएशन में जितने भी एक्सपर्ट्स से हमने अब तक बात की है उनका यही कहना है कि $66 से लेकर $76 के आसपास ही ब्रेंट क्रूड का भाव होगा। ये मौजूदा सिनेरियो है। अगर कुछ जियोपॉलिटिकल अलग चीज़ें बदलती है तो अलग बात होगी, अदरवाइज इस रेंज में ही बाजार होगा। और अब बाजार पूरी तरह से यूएस इलेक्शन में देखेगा कि वहां किस तरह से मूव आते हैं। 5 तारीख को यूएस का इलेक्शन है और 6-7 को यूएस फेड की बैठक है, वहां से क्या फैसला आता है इस पर बाजार पूरी तरह से नजर रखेगा। जी, शुक्रिया करेंगे विश्व मोहन इस विस्तृत जानकारी के लिए। और इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम कुछ और भी खबरें लेकर आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। इन एसोसिएशन विद एको, कार इंश्योरेंस हो लेना तो एको चेक कर लेना। In association with New Virtus GT line, style to wander. In association with an investor education and awareness initiative of UTI Mutual Fund. स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। एनएमडीसी के शेयर में आज अच्छी तेजी देखने को मिली, शेयर करीब 4% चढ़कर बंद हुआ। खबर है कि सरकार एनएमडीसी और केआईओसीएल के मर्जर पर विचार कर रही है। एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ प्रकाश प्रियदर्शी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताएं क्या जानकारी है। देखिए, एनएमडीसी और केआईओसीएल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार इस बात की पॉसिबिलिटी तलाश रही है कि क्या केआईओसीएल का मर्जर एनएमडीसी के साथ किया जा सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केआईओसीएल इस वक्त माइनिंग ऑपरेशन शुरू करने को लेकर कई तरह की समस्याओं का सामना कर रही है। लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ये संभावना तलाश रही है कि क्या इसका मर्जर एनएमडीसी के साथ कर दिया जाए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि स्टील मिनिस्ट्री ने एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन पर
काम करने की शुरुआत कर दी है। तमाम तरह के फैक्टर्स को ध्यान में रखा जा रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि क्या KIOCL का मर्जर NMDC के साथ करना एक वायबल डिसीजन होगा। इस इवैल्यूएशन के बाद जो फाइनल प्रपोजल है वो तैयार किया जाएगा और उसको वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा। दरअसल एक तो KIOCL को माइनिंग ऑपरेशन की शुरुआत करने में दिक्कतें आ रही हैं। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जिसको कि मद्देनजर रखा जा रहा है वो ये है कि इस वक्त KIOCL के पास जो पेलेटाइजेशन प्लांट है उसके ऑपरेशन के लिए कोई भी कैप्टिव आयरन ओर माइन नहीं है। इस बात को भी ध्यान में रखा जा रहा है और इसकी वजह से कंपनी को जो उसके पेलेट प्लांट हैं वो NMDC को लीज पर देना पड़ा है। अब स्टील मंत्रालय के से जुड़े जो हमारे सोर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर NMDC इस प्लांट को टेक ओवर कर लेती है तो ये म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा। एक तरफ जहां उसको वो इस प्लांट में अपने ही आयरन ओर का इस्तेमाल करेगी और साथ ही साथ जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है इस प्लांट की अगर बात करें वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये काफ़ी म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा, दोनों ही कंपनियों के लिए विन विन डिसीजन होगा। लेकिन तमाम तरह के ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको ध्यान में रखा जा रहा है। इस वक्त कंपनियों की भी राय मांगी जा रही है और उसके बाद एक डिटेल्ड प्रपोजल जो है वो वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा और फिर फाइनल कॉल वित्त मंत्रालय को करना है। जी शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका। बढ़ते हैं आगे। इधर ओला इलेक्ट्रिक की मुश्किलों का अंत होता नहीं नजर आ रहा। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक कंज्यूमर्स की शिकायतों पर CCPA को दिए गए जवाब से सरकार नाखुश है। सरकार शिकायतों के निपटारे के दावे की जांच करेगी, साथ ही जांच का दायरा दूसरी EV कंपनियों पर भी बढ़ने वाला है। पूरी खबर के साथ मौजूद हैं सहयोगी समीर दीक्षित। समीर बताएं आखिर क्या है पूरा मामला। ये कहना कि अभी ओला इलेक्ट्रिक के साथ सब कुछ ठीक है ये उचित नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सूत्रों के माने तो सरकार अभी ओला इलेक्ट्रिक के उस दावे की पूरी तरीके से पड़ताल करेगी जिसमें ओला इलेक्ट्रिक ने दावा किया था कि जो 10,000 से ज़्यादा शिकायतें NCH प्लेटफॉर्म पे कस्टमर्स ने करी हैं उसमें 99% से ज़्यादा शिकायतों का निवारण या उसको एड्रेस कर लिया गया है। ये एक बड़ा दावा ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से किया गया था और उसके एवज में ये कहा गया था कि चूँकि 99% से ज़्यादा जो प्रॉब्लम से उनको एड्रेस कर लिया गया, उसको रिजॉल्व कर लिया गया है। ये दावे कितने सही हैं इसकी जांच अभी CCPA करेगी। आपको बता दें कि इन्हीं सब शिकायतों को लेकर के यानी कि NCH प्लेटफॉर्म पे लगातार हजारों शिकायतों को देखने के बाद CCPA सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ओला इलेक्ट्रिक को 7 अक्टूबर को एक शो कॉज नोटिस जारी किया था। 15 दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया था कि उनकी तरफ से इस पर क्या कहना है। 21 अक्टूबर को जो जवाब ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से आया था उन्होंने कहा था कि आफ्टर सेल सर्विस को लेकर के जो कस्टमर की कंप्लेंट है उसमें 99% से ज़्यादा कंप्लेंट को एड्रेस किया गया है। ये दावे फिलहाल अभी पूरी डिटेल्ड स्क्रूटनी के तहत देखे जाएंगे। ये समझा जाएगा कि जो कस्टमर के रिस्पांस हैं, जो कस्टमर ने कितना इन अपनी प्रॉब्लम्स को सही होता हुआ पाया है, तो फिलहाल उसकी डिटेल्ड स्क्रूटनी होगी। लेकिन ये जांच का दायरा आगे भी बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूत्रों की माने तो NCH प्लेटफॉर्म पे जो 10 सेक्टर है जहां सबसे ज़्यादा शिकायतें प्राप्त होती हैं उसमें EV इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बड़ा सेक्टर है जिसमें शिकायतें लगातार हजारों की संख्या में आ रही है। और इसका एक मतलब ये भी है कि सिर्फ ओला इलेक्ट्रिक नहीं बल्कि जांच या इन्वेस्टिगेशन का या इस तरीके की शो कॉज नोटिस की जो मार है वो अन्य EV प्लेयर्स पर भी पड़ सकती है। शुक्रिया करेंगे समीर आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे। दियों की रोशनी, अपनों का साथ, रोशनी, भक्ति से सराबोर मन का संसार। जी हाँ, यही तो है दीपावली का त्योहार। दीपावली का पर्व जिसका हम सभी को पूरे साल इंतजार रहता है, कल यानी धनतेरस के साथ ही इसकी शुभ शुरुआत एक तरह से हो जाएगी। हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाने वाली दीपावली की पूरे देश में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। अलग अलग देश के हिस्सों की प्री दिवाली के रंग हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर से दक्षिण भारत तक दीपोत्सव को मनाने के अलग अलग तरीके हैं पूरे देश में। खासतौर से दिवाली के अलग अलग रंग आपको दिखेंगे। ऐसे में दिवाली से पहले लोग खरीदारी के लिए बाजारों में पहुंच रहे हैं। धनतेरस के मौके पर सोने और चांदी की ज्वेलरी समेत बर्तनों की काफ़ी अच्छी मांग तो रहने की उम्मीद है। अगली जो तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूं तमिलनाडु के मदुरई की है, जहां लोग दिवाली पर खरीदारी के लिए पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे
बाजार खचाखच भरे हुए हैं। वहीं मेघालय के शिलांग में बीएसएफ जवान अपने अंदाज में दिवाली मनाते देखे गए। अलग तरीके से यहाँ पर दिवाली मनाई गई। यहाँ पर ख़ास तौर पे बेस में जो जवान थे उनके परिवारों ने दीपावली मनाई। वहीं दिवाली पर दियों के साथ साथ घरों को फूलों से सजाने का रिवाज है और इसके लिए हर साल दिवाली पर फूलों की बड़ी डिमांड रहती है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में इस बार गेंदे के फूलों की बम्पर पैदावार से किसान काफी खुश हैं। अब तो 5-6 कनाल जे रकबा मैंने हर साल लगाता हूँ मैं, अभी भी लगाया है। अभी दिवाली भी आ रही है, दिवाली पे अच्छा मुनाफा भी होता है। साथ में जो हमारे गाँव के हैं काफ़ी सारे लोग इसमें लगे हैं, 5-10 लेडीज़ भी लगी हैं काम करने के लिए। तो अच्छा लगता है ये फूलों का काम, मुझे बहुत अच्छा लगता है और बड़ा अच्छा काम करे हैं। मुझे खेती बाड़ी का बहुत अच्छा काम लगता है। मुझे काम फूल का काम जे हमारे साथ 2-4 और भी होते हैं साथ में, वो भी काम हमारे साथ लगे होते हैं। बड़ा अच्छा काम करते हैं, हमें तो बड़ा अच्छा लगता है। चलिए और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं ईटी नाउ स्वदेश के दिवाली स्पेशल के साथ, जहां हल्के फुल्के अंदाज में हम बाजार के दिग्गज रामदेव अग्रवाल के साथ जानेंगे व्हील ऑफ फॉर्चून की रफ्तार, जिनसे खास अंदाज में बातचीत की हमारे इस चैनल के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया ने। अब रामदेव जी जब हमारे साथ आते हैं तो बात होती है कंपाउंडिंग की, बात करेंगे दिवाली की, बात करेंगे पैसे बनाने की, बात करेंगे बुक्स पर। चलिए ये व्हील है हमारे पास और रामदेव जी इस व्हील को ईमानदारी से घुमाएंगे और रामदेव जी बताएंगे जहाँ पर चक्का रुकता है उसको क्या करते हैं। तो क्या क्या है इस पे? लर्निंग फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, 1 मस्ट हैव कंपाउंडर, योर दिवाली प्लेज, निफ्टी लेवल नेक्स्ट दिवाली एंड योर मल्टी बैगर आइडिया। यहाँ पर चक्का रुक गया तो मजा आएगा, यहाँ पर चक्का रुकना चाहिए मगर चक्का रामदेव जी घुमाएंगे। चलिए रामदेव जी, रुका रुका रुका, ये मल्टी बैगर में रुकने वाला मुझे लगता है, ईमानदारी से। बच गया बच गया बच गया, आया 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 ये तो बीच में रुक गया। चलिए इधर घुमा दें इसको। सेक्टर टू वॉच आउट फॉर। हाँ जी है ना। So I think sector to watch out for private sector bank, I would say one of the sector, and second is digital forever. अच्छा। Sector to watch out for digital forever. Yeah. Any company which has got digital, आगे पीछे digital. Actually, digital you should not buy individual companies so much as a fund or ETF. You know. अच्छा। So that I mean, which one will, because digital companies are also from all over, from gaming to payment to quick delivery. I mean, I think there are 15-20 companies and they are increasing. So I think you got to be there. वहाँ रहना चाहिए। चलिए अब 3 बार चक्का घुमाना है, टायर मल्टी बैगर का हाथ लग जाए आपके हाथ। चलिए ये चला धीरे से चलाए, अपने आप भी चाल समझ गए कहाँ नहीं रोकना है इसको। और ये देखिए आने वाला है और इसमें चीटिंग नहीं है भाई, ये रियल है। ये गो 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 गो, बिगेस्ट रिग्रेट, द बिगेस्ट रिग्रेट। वाओ, इस मार्केट में रिग्रेट्स है नहीं, सबने पैसा बनाया है। बहुत बने पैसे, तो रिग्रेट तो क्या बोले। मे बी आई एम प्लेइंग गोल्फ नाउ, अच्छा, सो आई शुड हैव स्टार्टेड फ्यू इयर्स अर्लियर। मुझे तो पता था टीटी खेलता था पहले। हाँ, लेकिन बट गोल्फ आई एम लाइकिंग एक्चुअली। फर्स्ट टाइम एनी गेम आई एम लाइकिंग। आई विश आई हैड लर्नड इट लिटिल अर्लियर, 10 years अर्लियर। चलिए और आखिरी बार मैं चलाता हूँ, कहाँ पर रुकेगा मुझे नहीं पता। ये चलिए चलाया, उल्टा चलाते हैं, मैं लेफ्ट हैंडर हूँ। ये देखिए कंपाउंडर, कंपाउंडिंग एंड कंपाउंडर। कंपाउंडर जो रामदेव जी के लिए होता है वो होता है स्टॉक कंपाउंडर। आम आदमी के लिए कंपाउंडर होता है जो सुई लगाता है, मगर रामदेव जी आपका कंपाउंडर हमेशा अलग रहता है। वेरी स्टॉप, व्हिच एसेट क्लास विल। ये तो घुमा के मैं चीटिंग कर सकता हूँ ना, एंकर को देखिए शो का। चलिए इसको घुमा देते हैं। I think allocation in Indian market, Indian equities, is the biggest mother of all the companies, and it is very difficult to get it out of you. One of the reasons I have done well in the market is that because I have been 100% invested at top of the market. 4 times I have seen 50-60% correction, and yet I sat through. So वो आपको being a compounder, you have to be in the market in bad time. वो so compounding में there has to be no break in your ownership. जी हाँ, चलते रहिए। No, खड़े ही रहना पड़ेगा, अंदर ही रहना पड़ेगा। So you allocate less, but stay allocated. So the biggest compounder is index itself or the country itself.
Indian equities as a whole. And then within that, I would think that biggest compounder will be digital business. Yeah. और वो गणित एक बार दोबारा बताते हैं हमारे दर्शकों को, 25% अगर आप 10 साल पे ग्रो करते हैं तो 10 साल में कितना हुआ जी? 10 गुना। 10 गुना। 25% पे 20 साल पे ग्रो करते हैं तो कितना हुआ जी? 100 गुना। और 25 साल आप 30 साल पे ग्रो करते हैं तो 1000 गुना। 1000 गुना। लेकिन आप ये दूसरा वाला सोचिए, 25% 10 साल में 10 गुना। जी हाँ। 35% से कितना होगा? आप बताइए। कंपाउंडर आप हैं। 20 गुना। 20 गुना। और 45% से 40 गुना। 40 गुना। तो आप ये ना बोले कि 25-30%, 25 और 30 में बहुत फर्क है। 25% 10%, 10 टाइम, 30% में 14-15 बढ़ा, और 35% से 20 टाइम पूरा। क्या बात है, क्या सीखा है आज आपसे? पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दिवाली पर भरोसा। हिंदुस्तान की कंपाउंडिंग स्टोरी में बने रहें, डटे रहें, खड़े रहें। एंड रामदेव जी का मानना है कि जब आप 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल में अपने कंपाउंडिंग के पावर को देखेंगे तो मैजिकल ही होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। हमने बड़ा ईमानदारी से खेला ये। अगली बार हो सकता है जब दोबारा खेलेंगे मल्टी बैगर पर रुक जाएगा। चलिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।